नमस्कार, स्वागत है आपका सक्षम अकादमी में एक बार फिर से। और आज हमारे पास एक विशेष वीडियो रहने वाला है। काफ़ी समय से जो है ऑनलाइन ऑफलाइन रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई एक वीडियो बनाया जाए संचार के ऊपर या पत्रकारिता के ऊपर, ठीक है। इस क्रम में आपको इस टॉपिक पर दो वीडियो मिलेंगी। एक ये वीडियो रहेगी जिसमें हम थोड़ा बात करेंगे संचार माध्यम जो भारत में है उनके बारे में, थोड़ा सा पत्रकारिता वगैरह की और पत्रकारिता के जो प्रकार वगैरह मिलते हैं उसके बारे में, ठीक है। आए हुए प्रश्न मिलेंगे आपको जहाँ पर भी आप चीज़ों को जो देखी जाएंगी चीज़ें अभी आपके पास। उसके बाद दूसरी वीडियो मिलेगी जहाँ पर जो औपचारिक पत्र वगैरह है, सरकारी अर्ध सरकारी जो भी आपका परिपत्र वगैरह है, इन सभी के बात करेंगे। एक दो के फॉर्मेट देखेंगे, बाकी परिभाषाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण मिलेंगी तो उन पर डिस्कस करेंगे। अगले हफ्ते आपको दूसरी वीडियो मिलेगी, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बात करते हैं हम संचार के बारे में। सबसे पहले जाने कि संचार होता क्या है। आपने भाषा की बात पढ़ी तो भाषा एक माध्यम, एक मीडियम है कि किसी व्यक्ति के मन में जो विचार चल रहे हैं उस व्यक्ति के विचारों को अगले व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। और यही सेम संचार में भी है। संचार में भी कोई व्यक्ति अपने मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उनको दूसरे तक पहुंचाता है और यही क्रिया आपका क्या कहलाती है, संचार। ज़्यादातर इसमें लिखने वाली चीज़ें होंगी तो निस्संदेह आप वीडियो को रोक के लिखें, इन चीज़ों को नोट्स बनाएं प्रॉपर, ठीक है। अब यानी कि वीडियो फिर से कमेंट आ रहा है कि पीडीएफ के लिए, पीडीएफ कुछ नहीं, बस यही स्लाइड पे इसको टाइप कर दिया गया है तो जो कुछ है वो आपको यहीं पर मिल जाएगा। आप इनको जो है टाइप वगैरह मतलब लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। सबसे पहले हमारे पास परिभाषा आ जाती है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। सही मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा कुछ समझाने वाली इसमें बात ही नहीं है, ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन में आपको नहीं डालने वाला हूँ मैं, ठीक है। दूसरे यहाँ पर कुछ चीज़ें आती हैं संचार के प्रमुख जो तत्व होते हैं कि संचार में क्या क्या चीज़ें आपका क्या क्या स्टेप होते हैं, क्या क्या मुख्य तत्व आपके पास आते हैं। सबसे पहला आपके पास एक तत्व आता है स्रोत या संचारक। स्रोत यानी सोर्स। अब यहाँ पर क्या है कि जो व्यक्ति संचार प्रारंभ करता है उसको संचारक या स्रोत कहा जाता है। माना आप किसी कक्षा में गए हो, किसी स्कूल में हो, कॉलेज में जाते हो, आप एक दिन नहीं गए, आपके मन में विचार आया कि यार मैं फलाने व्यक्ति से पूछूं। आपके मन में अभी विचार आ रहा है ना, जिस व्यक्ति के मन में वो विचार उत्पन्न हो जिसको वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, संचारक कहलाएगा। दूसरा हमारे पास आता है एनकोडिंग, एक प्रक्रिया आती है। माना मैंने कहा, अब देखो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि माना हमारे पास क्या है, एक आजकल का साधन व्हाट्सएप पे बात करने का, सीधे सीधे मेरे मन में विचार आया कि मैं उस व्यक्ति से पूछूं कि आज स्कूल कॉलेज में क्या हुआ। मैंने उस मैसेज को जो मेरे मन में था, अभी मेरे मन में है, मैं क्या बोलने वाला हूं आगे ये आपको तो नहीं पता है, लेकिन अब मैं उसको व्यक्त करूंगा। दो तरीके हो सकते हैं, लिखित या मौखिक। खासतौर पर यहाँ संचार में लिखित तरीके की बात की जाती है कि संचारक के द्वारा जो संचार है उसको एक विशेष कोड में अंकित करना। यानी जो हम बोलते हैं, हम देखो सेम चीज़ है, भाषा की बात करी वो संचार हो गया, भाषा को लिखने के लिए हम लिपि का प्रयोग करते हैं, सेम वही चीज़ होती है। कुछ विशेष कोड में उस मैसेज को लिखा गया, उस लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, एनकोडिंग कहा जाएगा। हिंदी में इसको कूटीकृत कहते हैं, कूट देना किसी चीज़ को, ठीक है, कोड देना। जब उसको कूटीकृत किया गया तो हमारे पास क्या मिला, एक मैसेज मिला कि संचारक द्वारा विशेष कूट में तैयार संचार। आपके पास व्हाट्सएप की स्क्रीन है, आपके मन में विचार आया, आपने बिल्कुल मैसेज में उसको क्या कर दिया, अपने दोस्त के लिए टाइप कर दिया। जब आप इसको टाइप कर रहे हो वो आप एनकोडिंग कर रहे हो उसको, और जब वो टाइप होके तैयार हो गया वो क्या बना, एक संदेश बन गया, एक मैसेज बन गया। अब जरूरत किसकी पड़ेगी, एक माध्यम की, एक मीडियम आपके पास होना चाहिए जिस मीडियम के द्वारा आप उस लिखे हुए मैसेज को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाओ। तो संचार पहुंचाने के लिए जो प्रयुक्त साधन होगा, अभी मैं व्हाट्सएप की बात कर रहा हूं, यहां पर हमारे पास क्या है, हम यहां पर हमारे पास जो साधन है वो क्या है, इंटरनेट मिल जाता है। यहां पर जहाज वाला बटन रहता है ना व्हाट्सएप पे, मैंने क्लिक किया, वो मैसेज गया, किसके माध्यम से गया, इंटरनेट के माध्यम से। वो यहां पर साधन का काम। अब उस व्यक्ति तक वो होते हैं ना डबल टिक हो गए तो उस व्यक्ति तक वो मैसेज पहुंचा। जिस व्यक्ति को वो संचार पहुंचा वो व्यक्ति कहलाएगा प्राप्तकर्ता, क्योंकि उसको संचार प्राप्त हुआ, यानी जिस व्यक्ति को संदेश पहुंचाया गया। अब यहां पर देखो कि जो संचारक था, स्रोत था, उसने मैसेज को लिखने के लिए विशेष कोड का प्रयोग किया, उसको हमने एनकोडिंग कहा। उन कोड को पढ़ा जाएगा प्राप्तकर्ता के द्वारा। तो प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त मैसेज को पढ़ना और उसको समझने के लिए एक शब्दावली आती है, डीकोडिंग। डीकोड मतलब उनको सॉल्व करना, ठीक है। तो ये यहां पर आ जाएगा, डिकोडिंग कहलाएगी। ये तो हो गया, पहुंच गया समाचार वहां तक। और उसके बाद एक और चरण इसमें आता है, फीडबैक।
फीडबैक क्या है कि संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया, जिसको मैसेज मिला ये प्राप्त करता है, इसकी प्रतिक्रिया जो संचारक को भेजी गई, प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया क्या कहलाई, फीडबैक। और संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण है, ध्यान रखना, जब तक फीडबैक नहीं मिला तब तक संचार पूरा नहीं माना जाता है। माना आप किसी का नंबर ढूंढ रहे बड़े बेताबी से, आपको नंबर मिला, आपने व्हाट्सएप पे हाई भेजा, सामने से हाई आते आप ब्लॉक हो गए, ये संचार नहीं हुआ। संचार तब तक नहीं होगा जब तक सामने वाला व्यक्ति आपको रिप्लाई ना करे, समझ रहे हो। तो यहां पर ये फीडबैक वही है, प्राप्तकर्ता की जो प्रतिक्रिया संचारक को जाएगी वो फीडबैक कहलाएगी, और फीडबैक के बिना संचार क्या है, अधूरा है। क्वेश्चन अगर आता है कि संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है, तो वो हो जाएगा फीडबैक। हो गया। अब एक और छोटी सी हेडिंग यहां पर आती है, शोर। ये लिखा हुआ कि संचार प्रक्रिया में उत्पन्न बाधा को शोर कहा जाता है। अब माना इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, मैसेज नहीं जा पाया आपका, आप कहीं दूरस्थ किसी इलाके में जहां पर आपका क्या है, इस चीज में व्यवधान आया संचार करने में, उसको शोर कहा जाएगा। शोर का मतलब जरूरी नहीं कि आप बोल ही रहो वहां पे, समझ रहे हो। अब बोलने में तो ठीक है, माना कहीं पे कक्षा चल रही है, सामने से अध्यापक पढ़ा रहे हैं, बीच में कोई खुसर बुसर कर रहा है, घर की लगा रहा है, अगल बगल वाले किसी की चुगली लगा रहा है, और उस चीज में जो अध्यापक पढ़ा रहा है उस पढ़ाने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, उसको हमने क्या कहा, शोर कहा। ठीक है। एक छोटा सा चीज यहां पे कंफर्म करनी है कि एक तो आ जाएगा शोर और एक आपके पास आ जाता है क्या, ध्वनि प्रदूषण। ध्यान रखना, दोनों अलग अलग मिलते हैं। ध्वनि प्रदूषण में ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है, डेसिबल में मापते हैं हम कि भाई 60 डेसिबल से ज़्यादा है तो ये मानव कान को हानि पहुंचा सकती है, इसलिए ध्वनि प्रदूषण है। लेकिन मैंने क्या कहा, खुसुर बुसुर हो रहा है और तब अगर बातचीत में कोई बाधा उत्पन्न हो रही तो उसको हम क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है। इन चरणों को यहाँ पर फिर से दर्शाया गया कि भाई स्रोत सबसे पहला चरण, स्रोत के द्वारा मैसेज को लिखना, एनकोडिंग। एनकोडिंग जब की गई तो जो हमारे पास कोट में जो एक व्यवस्थित रूप से एक आपका विचार को हमने लिखा वो मैसेज कहलाएगा। एक माध्यम के द्वारा भेजा गया और प्राप्त करना, उसको प्राप्त करा और साथ साथ में उस कोड को पढ़ा और उसको डिकोडिंग कहा गया। ठीक है। और प्राप्तकर्ता के द्वारा जो अंतिम चरण मिलेगा, स्रोत या संचारक को भेजी गई जो प्रतिक्रिया हो जाएगी वो क्या कहलाई, फीडबैक कहलाएगी। ठीक है। इन चीज़ों को हम वैसे सब पढ़ चुके हैं। ठीक हो जाएगा भाई। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं संचार के प्रकार की। अब जैसे भाषा, एक तो मौखिक लिखित रूप से भाषा मिल जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर संचार के प्रकार की बात की जाती है और यहाँ पर ध्यान रखना कि संचार लिखित, मौखिक तथा सांकेतिक रूप से हो सकता है। और संचार के निम्न प्रकार हैं। देखो लिखित, मौखिक ये तो ठीक है, किस किस माध्यम से किस किस रूप में आप संचार करो, रूप अलग हैं, प्रकार अलग हैं। प्रकार में सबसे पहला हमारे पास आ जाता है अंतः वैयक्तिक संचार। अंतः मतलब भीतरी, वैयक्तिक मतलब व्यक्ति के भीतर संवाद होना। इसको अंग्रेजी में इंट्रापर्सनल कहा गया है। इस प्रक्रिया में संचारक तथा प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है। जिसके मन में संचार उत्पन्न हो रहा है वो, और जिसको संचार प्राप्त हो रहा है वो एक ही व्यक्ति है। अब माना आप राह चलते कुछ सोच रहे हो, अपने मन में कुछ विचार कर रहे हो, कुछ बड़बड़ा रहे हो, होता ना कि दिन का सबसे कठिन सवाल शाम को कि आज सब्जी क्या बनाई जाए। आप मन में विचार करो, यार क्या बनाया जाए, नहीं करेले तो कल ही बनाए थे, आज ऐसे करते हैं शिमला बनाते, नहीं यार शिमला परसों ही खाई, ये करते हैं। तो बोल कौन रहा है, आप। सुन भी कौन रहे हो, आप। तो ऐसा संचार जो खुद में ही व्यक्ति करता है वो अंतः वैयक्तिक। इसमें पूजा पाठ, आराधना करना, ये सब आपका अंतः वैयक्तिक में। आप किसी मंदिर में बैठो, हाथ जोड़ के आपने कहा भगवान बस इस बार आबकारी का पेपर निकलवा देना, भगवान बस एसआई बना देना इस बार, वो आप संचार कर रहे हो और सुन भी फिलहाल आप ही रहो। अगर आप मन में कह रहे हो, भाई भगवान तो तब सुनेंगे जब मेहनत करोगे, जब कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, है ना। लेकिन फिलहाल अगर हम संचार के हिसाब से देखें तो आप ही उसको सुन रहे हो, आप ही बोल रहे हो, तो ये संचार अंतः वैयक्तिक। दूसरा आता है अंतर वैयक्तिक संचार। अंतर यानी इंटरपर्सनल, ये इंट्रापर्सनल था, ये इंटरपर्सनल है। अंतर मतलब दो के बीच में, अंतर का मतलब बीच में होता है। अब देखो यहां पर क्या, इस प्रक्रिया में दो व्यक्ति आपस में आमने सामने संचार करते हैं। केवल कितने व्यक्ति, दो व्यक्ति आपस में अगर संचार कर रहे हैं तो उसको हमने क्या कहा, इंटरपर्सनल, आमने सामने, प्रत्यक्ष रूप से। तीसरा हमारे पास प्रकार मिलता है समूह संचार का। देखो भाई टुकड़े टुकड़े में ना ये क्वेश्चन बन के सभी में हो रखे, ऑफलाइन ऑनलाइन क्विज में भी कई बार चीजें हो रखी, लेकिन एक व्यवस्थित रूप से आप इनके नोट्स बना सकते हो कि समूह संचार होता है। इस प्रक्रिया में व्यक्तियों का एक समूह आपस में विचार विमर्श करता है, जैसे कक्षा, सभा। ध्यान रखना,
अगर 2 व्यक्ति तक है तो वो अंतर व्यक्ति के, तीसरा व्यक्ति अगर संचार में शामिल हो जाए तो वो आपका समूह संचार में आ जाएगा। और समूह संचार व्यक्तियों के एक समूह आपस में फिर से, यानी आपस में का मतलब है प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने संचार होगा। इसमें भी कोई कक्षा चल रही है, कोई सभा है, संबोधन किया जा रहा है, कहीं पर 10-12 मित्र आपस में चाय पी रहे हैं, कोई मित्र मंडली विचार बना रहे हैं कुछ, है ना, तो ये आपका किस में आ जाएगा, समूह संचार में। चौथा इसका प्रकार मिलता है जन संचार, जिसको मास कम्युनिकेशन कहते हैं। और जब व्यक्तियों के एक समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय, ध्यान रखना, पर यहाँ पर था प्रत्यक्ष, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष संवाद की बजाय तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के विशाल वर्ग से संवाद स्थापित किया जाता है, तो ऐसे संचार को जन संचार कहा जाता है। समूह संचार और जन संचार में बस एक छोटा सा फर्क याद रखना है कि समूह संचार तो था क्या, प्रत्यक्ष संवाद था, लेकिन जो जन संचार है वो अप्रत्यक्ष संचार है, और यहाँ पर किसी मीडियम, किसी माध्यम का प्रयोग किया जा रहा है संचार करने के लिए, जो आपका क्या था, तकनीकी या यांत्रिक माध्यम आपके पास मिल जाता है। ठीक है, तो इन भेद को याद रखेंगे। अगला चलते हैं और हमारे पास थोड़ा सा भारत में जन संचार के जो माध्यम हैं उनकी बात करते हैं। 1-2 फैक्ट वगैरह देखेंगे बस, जो आपके पास मेनली एनसीईआरटी वगैरह, क्योंकि 11 और 12 कक्षा 11 कक्षा 12 के चैप्टर से ही ये सारी चीज़ें। ठीक है, भारत में जन संचार के माध्यमों की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है समाचार पत्र पत्रिकाएं। सभी को पता है कि भारत का प्रथम समाचार है आपका बंगाल गजट। 1780 में कलकत्ता से जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा इसको शुरू किया गया। लेकिन हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र आता है तो उदंड मार्तंड मिल जाएगा 1826 कलकत्ता से, पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा। शुल्क नहीं था, ये शुक्ल होना था। ठीक है, तो इनके द्वारा, है ना, हमने देखा 30 मई को 1826 को, इसीलिए हम आपका हिंदी पत्रकारिता दिवस भी यहाँ पर मना लेते हैं। ठीक है, तो बस भाई ये लिखने वाली चीज़ें हैं। रेडियो की बात करते हैं। विश्व में प्रथम प्रसारण 1906 में रेगिनाल्ड फेंसडेन द्वारा जो है रेडियो का प्रसारण किया जाता है। रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने करी है, सभी को पता होना चाहिए। और पहला जो प्रसारण किया गया वो रेगिनाल्ड के द्वारा। ध्यान रखना, भारत में 2 चीज़ें आती हैं। रेडियो विज्ञापन का प्रारंभ हुआ 1923 में, कहीं पर आपका अगर ऑप्शन में 1927 नहीं है। अगला जो हम देखने वाले हैं कि मुंबई और कलकत्ता के मध्य प्रथम प्रसारण जो रेडियो का आता है, वैसे 23 जुलाई 1927 को आता है। 23 जुलाई को हम राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भी मनाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अगर 27 नहीं आएगा कभी तो ये रेडियो विज्ञापन वाला, ये ध्यान रखना, विज्ञापन का प्रकाशन वैसे 1923 में मिल जाता है। रेडियो से संबंधित कुछ और चीज़ें हमारे पास मिलती है। रेडियो का राष्ट्रीयकरण 1930 आ जाएगा। इसका भारतीय रेडियो का जो नाम हुआ 1936 में ऑल इंडिया रेडियो, AIR आपने पढ़ा होगा। 42 में आज़ाद हिंद रेडियो इसका नाम रखा गया, और 57 में इसका नाम किया गया आकाशवाणी। और आप लोगों ने लगातार पढ़ा होगा कि सुमित्रा नंदन पंत के सुझाव पर इसका नाम क्या रखा गया, आकाशवाणी रखा गया है। ठीक है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक और क्वेश्चन आता है कि आकाशवाणी पर उत्तरायण कार्यक्रम 1962 से गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा का जहां पर गीत वगैरह गायन वगैरह होता था, तो वो 62 में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आता है सिनेमा की हम बात करते हैं। तो विश्व की प्रथम प्रदर्शित फिल्म आती है द अराइवल ऑफ ट्रेन। फ्रांस में 1894 में सबसे पहले सिनेमा प्रकाशित हुआ। भारत की प्रथम मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र हमने देखा 1913 में, जबकि बोलती फिल्म आलम आरा 1931 में आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो फिल्मों से भी हमें कई सारा संचार वगैरह कई सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती है ना। अगला आता है इंटरनेट। देखो, इंटरनेट पत्रकारिता का प्रथम चरण की अगर हम बात करेंगे, ये विश्व में है। ठीक है, विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का प्रथम चरण 1982 से 92, दूसरा चरण 93 से 2001, और इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा चरण जो अभी चल रहा है 2002 से अब तक। यहां पर आपको और चीज ऐड करनी है कि जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण जो है भारत में क्या मिलता है, अनुपस्थित मिलता है। ध्यान रखना, भारत का प्रथम चरण जो आएगा इंटरनेट का, वो आ जाएगा 93 से 2001, और अभी वर्तमान में जो विश्व का तीसरा चरण चल रहा है, ये भारत में दूसरा चरण आपका पत्रकारिता का मिल जाता है। तो ध्यान रखना, भारत के परिप्रेक्ष्य में कभी पूछा जाए तो पहला वाला गायब, है ना। चलिए, फिर हमारे पास टेलीविजन से संबंधित आ जाता है, और यहाँ पर तो जीएस वगैरह से भी कई बार क्वेश्चन आपका बन जाते हैं कि विश्व में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज एक कंपनी है के द्वारा टेलीविजन कार्यक्रम का प्रथम प्रसारण जो 1927 में न्यूयॉर्क व वाशिंगटन के मध्य किया गया। दूसरा फैक्ट आता है कि भारत में प्रथम टेलीविजन प्रसारण 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविजन सेवा शुरू होती है। भारतीय टेलीविजन सेवा का जो नाम है वो दूरदर्शन मिलता है 1 अप्रैल 1976। कहीं पर 75 भी मिल जाता है, नहीं तो बाकी डेट के हिसाब से 1 अप्रैल 1976 से आधिकारिक रूप से वैसे मिल जाता है। ठीक है, दूरदर्शन पर रंगीन प्रोग्राम। 1982 के जो एशियाई खेल भारत में हुए हैं, वहाँ पर इंदिरा गांधी के भाषण के साथ साथ दूरदर्शन पर रंगीन प्रोग्राम जो है शुरू हुए हैं।
दूरदर्शन पर प्रथम पारिवारिक धारावाहिक, ये हिंदी के परिप्रेक्ष्य में भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग 1984 में इसका प्रकाशन होता है, जो कि मनोहर श्याम जोशी जी की रचना आपके पास यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, प्रसार भारती की स्थापना, ये भी पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना, इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखो। ये 23 नवंबर 1997 प्रसार भारती की स्थापना आपके पास मिल जाती है। ठीक है भाई, तो इन फैक्ट को लिखना है और रट लेना है बिल्कुल अच्छे से। अब बात करते हैं टेलीफोन समाचार के कुछ चरण हमारे पास मिल जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाते हैं कभी कभार। पहला आपके पास आता फ्लैश न्यूज या ब्रेकिंग न्यूज। होता ना, कई बार डिस्कस चल रहा है न्यूज़ चैनल पे, आप देखते होंगे कुछ किसी मुद्दों पर विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन बीच में कोई ज़रूरी खबर जो कि जल्दी से जल्दी एक छोटा शॉर्ट फॉर्म में जनता तक पहुंचाना हो, उसको ब्रेकिंग न्यूज कहा जाता है। ठीक है, तो कम से कम शब्दों में महज सूचना, यानी बस केवल सूचना मात्र तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, उसको ब्रेकिंग न्यूज कहा जाता है। आपने देखा होगा ना, न्यूज़ चैनलों में होड़ सी मची रहती है कि भाई पहले हमने दिखाया, है ना। तो उस चीज़ के लिए बाकी सब चीज़ को साइड रखो, जो भी महत्वपूर्ण जो डिस्कस हो रहा है उसको छोड़ो। जो ब्रेकिंग न्यूज है, अभी हमारे बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, फलानी जगह फलाना ये हुआ, है ना, तो इस तरीके से। इसमें एक टर्म आपके पास आता है ड्राई एंकर का। एंकर तो पता होना चाहिए कि जो स्टूडियो में बैठ के समाचार सुनाता है वो एंकर कहलाता है। जब एंकर बिना दृश्य के रिपोर्टर से मिली जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाता है। देखो, रिपोर्टर वो व्यक्ति होता है जो घटना स्थल पर है, और एंकर वो व्यक्ति है जो स्टूडियो में है। एंकर को रिपोर्टर से कुछ सूचना प्राप्त हुई और उस आधार पर जो है एंकर के द्वारा बिना किसी फुटेज के, बिना किसी वीडियो के समाचार दिखाना, वो ड्राई एंकर कहलाता है। एंकर विजुअल, देखो विजुअल का मतलब जब दृश्य उपलब्ध हो जाएं उसी को एंकर विजुअल कहा जाता है। अब उसको ना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी किसकी, रिपोर्टर की, भाई मुझे फोटो दिख रही है तो फोटो के हिसाब से देखिए, बगल में इस तरीके से यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, इस तरीके से, है ना। तो वो चीज़ें जो दिख रही हैं उसके आधार पर समाचार सुनाना, फिर वो एंकर विजुअल आ जाएगा। एक आता है टर्म फोन इन। फोन इन क्या कहलाता है? किसी घटना स्थल पर मौजूद रिपोर्टर जो घटना की जानकारी फोन पर एंकर या दर्शकों तक पहुँचाता है। आपका आता ना कि हमारे संवाददाता हैं फलानी जगह पर, हम अपने संवाददाता से बात करेंगे इस बारे में, तो संवाददाता जहां पर है वो फोन के माध्यम से सूचना दे रहा है, उस संवाददाता को फोन इन वहां पर कहा जाएगा। एक आता है एंकर बाइट। एंकर बाइट होता है किसी घटना की खबर देते समय प्रत्यक्षदर्शियों या उस घटना से संबंधित व्यक्तियों के कथन को सुनना, यहां पर आपका एंकर बाइट आ जाता है। ठीक है, जैसे कि हाँ फलाने हमारे जो है रिपोर्टर साहब मौजूद हैं, आप स्थानीय लोगों से बात कराइए जो लोग घटना में मौजूद थे, उनकी प्रतिक्रिया, तो वो सब आपका किस में आ जाएगी, एंकर बाइट में आ जाती है। ठीक है भाई, तो लिखते रहें इन चीज़ों को, वीडियो को रुका के आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिनको PDF वगैरह का चाहिए, है ना। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करें पत्रकारिता के बारे में। पत्रकारिता किसे कहा जाता है? नॉर्मली हमें संचार तो चलो मिल ही रहा है, अगल बगल में संवाद वगैरह। पत्रकारिता होता है अपने आसपास की चीज़ों से जुड़ी जानकारी को पहुंचाना या प्राप्त करना। पत्रकारिता मनुष्य द्वारा अपने आसपास की जानकारी को एक दूसरे तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है। भाई आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में जो है आपका संचार करना, वो क्या है, पत्रकारिता कहलाती है। पत्रकारिता में जो कुछ चीज़ें मेन आपके पास आते हैं, यहाँ पर सबसे पहली चीज़, मुख्य चीज़ उसमें क्या आ जाएगी, समाचार आ जाती है। समाचार क्या होता है? प्रेरक व उत्तेजित करने वाली हर सूचना को क्या कहते हैं, समाचार। एक्साइटमेंट जो लाए। अब माना किसी को वो चीज़ कोई बताए जो आपको बहुत टाइम से पता है, तो नॉर्मली उसके बारे में आप इतना ज़्यादा रुचि नहीं रखोगे। कोई नई चीज़ मिल जाए ना, अरे बाहर फलानी जगह पर ऐसा हो गया, तो उत्सुकता एक रहती है। तो हर वो समाचार, हर वो सूचना जो उत्सुकता पैदा करे, उत्तेजित करे, वो आपका क्या है, समाचार कहलाएगी। यानी एक परिभाषा और मिलती है कि समाचार समय पर दी जाने वाली सूचनाओं को कहा जाता है। ठीक है, मैंने कहा ना कि पुरानी सूचना कभी 2-4 साल पहले की सूचना हो, वो थोड़े ना सूचना समाचार में आएगा। लेटेस्ट जो आएगा वो आपका समाचार में। समाचार के कुछ तत्व हैं, कभी भी इस तरीके से पेपर में आएगा तो सीधे सीधे आ जाएगा इनमें से सभी। निकट, नवीनता, मैंने अभी कहा ना नवीन होने चाहिए। निकटता, हमारे नज़दीक की चीज़ें होनी चाहिए, प्रभावित करने वाली होनी चाहिए, जनता की रुचि होनी चाहिए। टकराव और संघर्ष वाली होनी चाहिए, उपयोगी जानकारी उसमें मिलनी चाहिए। उससे संबंधित महत्वपूर्ण लोग होने चाहिए, एक अनोखापन और पाठक वर्ग होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ में नीतिगत ढांचा, तो इनको लिख लेंगे। पत्रकारिता के कुछ आयाम हैं और यहाँ से पेपर में भी क्वेश्चन बन चुके हैं। फोटो पत्रकारिता, विस्तृत समाचार के स्थान पर चित्र द्वारा समाचार का वर्णन करना, फोटो पत्रकारिता आ जाता है। नॉर्मली आपने कभी देखा होगा ना, जो लोग आपका थोड़ा मेंस वगैरह की लिखने की तैयारी कर रहे होंगे, तो बहुत जगह पर आप जब निबंध लिखते हो तो बोला जाता है कि भाई लिखने से ज़्यादा मतलब इफेक्टिव चीज़ होती है कि आप एक डायग्राम बनाओ।
उसमें आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पूरा समाचार विस्तृत रूप से समझ आ जाती है, विस्तृत जो भी सूचना होती है। तो वो आपका फोटो पत्रकारिता। एक कार्टून कोना आ जाता है कि प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाला हस्ताक्षरित संपादकीय समाचार चित्र। संपादक के हस्ताक्षर भी उसमें होते हैं और जो परिभाषा में मिलता है वो मिलता है प्रथम पृष्ठ पर। अब तो कहीं भी मिल जाएगा कार्टून कोना, बड़ी मुसीबत से कोना मिलता है कार्टून को, नहीं तो पहले के 4 पेज तो वही बिमल पान मसाला दिलबाग गोल्डन खैनी के प्रचारों से भरे रहते हैं, है ना। तो परिभाषा के हिसाब से फिलहाल हमें पेपर से मतलब है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। हाँ, जो मैं बताया था कि आया हुआ क्वेश्चन है, तो न्यूज पे एक आया हुआ प्रश्न मिल जाता है कि वह मुख्य घटना जिसके कारण कोई समाचार चर्चा में हो। किसी समाचार पेज में ही आप पढ़ रहे हो, समाचार पत्र में बड़ा सा एक कॉलम है समाचार का, ये पूरा पेज समाचार लिखा हुआ है। ये समाचार किस घटना के लिए, आपका किस घटना के कारण प्रकाश में आया है, चर्चा में रहा है, उसके बारे में एक छोटे से कॉलम में उसकी जानकारी लिखना। फलाने दिन में ये घटना हुई थी, पुलिस को जो है आपका रिपोर्ट लिखाई गई, पुलिस ने ये किया और कल जो है लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। तो उस घटना के बारे में छोटी सी जानकारी वहाँ पर आपको न्यूज पेज कहलाती है, ठीक है। तो ये आपका पत्रकारिता से संबंधित कुछ आपका यहाँ पर जानकारी मिल जाती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार की, कि पत्रकारिता के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। हमारे पास पहला प्रकार मिलता है खोज परक पत्रकारिता, इसी को खोजी पत्रकारिता भी मिल जाएगा। इस पत्रकारिता से सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश की जाती है। और महत्वपूर्ण चीज़ आपको ध्यान रखना कि वर्तमान में जो स्टिंग ऑपरेशन मिल रहा है ना, वह खोजी पत्रकारिता का ही नया रूप आपको मिल जाता है। माना किसी गड़बड़ी को सामने लाने का जो है आपका प्रयास किया जा रहा है, कोई भ्रष्टाचार का पता चला है, उसकी गड़बड़ी को सामने लाने का, तो वो सब आपका खोजपरक पत्रकारिता में मिल जाता है। दूसरा भेद यहाँ पर आता है वॉच डॉग। देखो याद कैसे रखना है, वॉच का मतलब है देखना, डॉग मतलब है कुत्ता। कुत्ते की नज़र रखने वाली पत्रकारिता को वॉच डॉग पत्रकारिता कहा जाता है। और परिभाषा आएगी तो इसमें सरकार के कामकाज पर निगाह रखकर किसी गड़बड़ी का पर्दाफाश करना इसका प्रमुख कार्य होता है, ठीक है। तो यही हो जाएगा नज़र रखने वाली। अगला आता है एडवोकेसी। एडवोकेसी को भी आपको एड से याद रखना है। एड का मतलब होता है, जैसे होता है ना कि फ़ोन पे ऐड आते हैं, टीवी पर रेडियो पर ऐड आते हैं। ऐड का मतलब किसी विशेष विषय के बारे में प्रचार प्रसार करना, और यही काम इस पत्रकारिता के भी होता है। सबसे पहले कि इसे पक्षधर पत्रकारिता भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी विशेष पक्ष के लिए न्यूज चलाती है, ठीक है। किसी खास मुद्दे या विचारधारा के पक्ष में जनमत बनाने वाली पत्रकारिता को एडवोकेसी कहा जाता है, ठीक है। परिभाषा को याद रख लेना। बाकी आपको पता है किसी एक पक्ष में जनमत को एकत्रित किया जाएगा तो वो उस पक्ष का प्रचार किया जा रहा है, उसका ऐड किया जा रहा है, किसके माध्यम से, एडवोकेसी पत्रकारिता के माध्यम से मिल जाता है, ठीक है। अगला है पीत पत्रकारिता। देखो जो पीत पत्रकारिता है इसको झूठी पत्रकारिता कहा जाता है, कि पाठकों को लुभाने हेतु झूठी अफवाहों, आरोप प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों आदि से संबंधित सनसनीखेज पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता कहा जाता है। नॉर्मली आप गूगल का पेज खोलो, फ़ोन पे क्रोम खोलो, आपका जो भी ब्राउज़र वगैरह, वहाँ पर हेडिंग कुछ इस तरीके से मिलती है, 10 दिन में ही गिर जाएगी सरकार। आप खोलो यार ये क्या है, देखो जरा अंदर जाके, लेकिन अंदर वही चीज़ मिलेगी जो आपको पता है, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रेम संबंधों आदि से संबंधित। अब माना होता ना कोई अभिनेता अभिनेत्री वगैरह किसी के घर के आगे से कोई मॉर्निंग वॉक पे निकला, न्यूज छाप दी, फलानी के घर के आगे दिखा फलाना, है ना। तो ये झूठी अफवाह, आपका झूठे प्रेम संबंधों वगैरह को दिखाने वाली पत्रकारिता पीत पत्रकारिता यहाँ पर कहलाती है, ठीक हो जाएगा। और अगला यहाँ पर और लास्ट आपके पास एक पत्रकारिता का और रूप मिलता है पेज 3 पत्रकारिता। पेज 3 ये व्यक्तिगत जीवन पर आधारित पत्रकारिता होती है। ऐसी पत्रकारिता जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है, ऐसी पत्रकारिता पेज 3 पत्रकारिता कहलाती है, ठीक है। कई सारे लोगों के इंटरव्यू छापे जाते हैं कि हमने पूछा जो है फलाने अभिनेत्री से कि उसकी सुंदरता का राज, उसके जीवन पर आधारित चीज़ों को दर्शाया गया है। अंबानी जी के बेटे की शादी हुई, सारी मीडिया वहीं पहुंच गई, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन पर जो है प्रकाश डाला जा रहा है, वो सब आपका क्या है पेज 3 पत्रकारिता में आ जाता है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं कि जो आपका पत्रकारिता वगैरह के प्रकार तक मिलता है। आगे हम पत्रों के प्रकार देखेंगे, खासतौर पे परिभाषा वगैरह ज़्यादा फॉर्मेट की तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। हाँ, जब लिखने की कभी बारी आएगी मेंस वगैरह तो वहाँ के लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। फिलहाल ग्रुप से के हिसाब से जो भी चीज़ें होंगी वो अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उम्मीद है यहाँ पर कुछ चीज़ें आपका क्लियर हुई होंगी, न क्लियर हुई या फिर आपको कंटेंट मिला, दोनों
चीज़ें क्या है अच्छी रहेंगी। लिखें इन चीज़ों को, बिना लिखे तो कुछ भी नहीं होने वाला, ध्यान रखना, ठीक है। तो जितनी कोशिश की जाती है आपके लिए कंटेंट बनाने की कोशिश है। मॉर्निंग में आपको प्रभात की नौबत सीरीज मिलती है परीक्षा वाणी का, जो भी आपका टॉपिक वाइज कुछ चीज़ें वहाँ पर रिवीजन के लिए मिलती हैं, तो ज़रूर जुड़ें। वहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ न कुछ चीज़ें वहाँ पर ज़रूर मिलेंगी, आपको सीखने को मिलेंगी या कुछ रिवीजन चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो इन सब के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल आपके लिए इतना ही, मिलेंगे अगले किसी सेशन के साथ। धन्यवाद।